नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टेज। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। और देखिए, देश का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। सारे के सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि देश में फिर से मोदी सरकार बन रही है। और एग्जिट पोल ऑफ पोल्स को भी माने तो मोदी और एनडीए 400 के करीब या 400 के पार जाते दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब बीजेपी ने जो नारा दिया 400 पार, उसके इर्द गिर्द एग्जिट पोल है। तो देखिए, देश का मिजाज तो देश के जो अनुभवी लोग हैं वह बता ही रहे। हम चर्चा करते हैं बिहार का एग्जिट पोल क्या कहता है। हमने बताया, कल हमारे रिपोर्टर्स, लाइव सिटीज के रिपोर्टर्स ने भी जानकारी दी, चाहे आलोक हो, चाहे समरीन हो, चाहे सौरभ हो, चाहे वसीम हो। फिर हमने अजीत द्विवेदी के साथ भी एग्जिट पोल किया। और आज हमारे यहाँ दो स्वतंत्र पत्रकार, वीरेंद्र यादव और कृणेश कुमार। मतांतर है, यदि हम वीरेंद्र यादव और कृणेश कुमार की बातों को छोड़ दें तो देखिए, बिहार में भी एनडीए 30 से ऊपर है, मतलब 30 से 35 के करीब है। लेकिन इसका आशय यह भी है कि देखिए, बीजेपी बहुत सारे राज्यों में बढ़त बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। दक्षिण के राज्यों में भी, उड़ीसा में भी, बंगाल में भी। उत्तर प्रदेश में घाटा होता नहीं दिख रहा है। लेकिन संख्या बिहार में घट रही है। एनडीए बिहार में 40 में 40 नहीं होता दिख रहा है। 40 में 39 जो 2019 का नतीजा था वह भी नहीं होता दिख रहा है। आरजेडी का खाता खुल रहा है। और यदि हम नुकसान की बात करें तो ऐसा नहीं कि नुकसान सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को हो रहा है या फिर बीजेपी को हो रहा है। और चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट देंगे या उनकी सीटें 1 या 2 घट जाएगी, इसे लेकर एग्जिट पोल में मतांतर है। तो देखिए, इन सारी स्थितियों और परिस्थितियों में बिहार में बढ़त तो जरूर है, लेकिन तेजस्वी यादव जो यह कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, इसमें हेरफेर है। और इंडिया अलायंस कह रहा है 295 हम स्कोर करने जा रहे हैं, सरकार को हमारी ही बनेगी। खैर चलिए, नेताओं का दावा और एग्जिट पोल यह सब तो चलता ही रहता है। वक्त कितना बचा है? वक्त अब बहुत कम बचा है, आज की रात और कल की रात। हम बिहार की बात करेंगे, जहां हमने एनडीए को नुकसान होते देखा है। और संजय जी, हम यह समझ सकते हैं। देखिए, यदि हम अजीत द्विवेदी के एग्जिट पोल की बात करें तो उन्होंने कहा कि 28 से 30 सीटें एनडीए जीत सकती है और 8 से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक को हासिल हो सकती है, इंडिपेंडेंट एक। तो हमने एग्जिट पोल दिखाया और उसके बाद देखिए, कल कई सारे लोकसभा क्षेत्रों में, मतलब 8 लोकसभा क्षेत्रों में कल ही चुनाव संपन्न हुए थे। एग्जिट पोल के जो सैंपल्स आए वो बिल्कुल आखिरी समय में आए। और जब हमने एग्जिट पोल दिखाने के बाद रात में और भी बातें की, जहां पराजय दिख रही है एनडीए की, जहां हार दिख रही है एनडीए की, कई लोगों ने माना कि बहुत बुरे संघर्ष में फंसे हैं और बहुत कठिन संघर्ष। तो देखिए, यदि हम काराकाट की बात कर ले संजय जी, तो काराकाट की आग ने कई लोकसभा क्षेत्रों को झुलसा दिया। लेकिन हम काराकाट की बात करें, आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, जहानाबाद की बात करें या किसी और क्षेत्र की बात करें, जहां पूर्णिया की बात करें या फिर कटिहार की बात करें, इसके पहले हम यह समझना चाहते हैं, क्योंकि कल के चुनाव में जो कठिन संघर्ष में फंसे हैं, हमने उनमें से कईयों से बातचीत की आधी रात को, वे भी चुनाव के बाद लौटे थे। तो उनकी आखिरी उम्मीद नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं। नीतीश कुमार मतलब नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट। वे कह रहे हैं संघर्ष बहुत है, लेकिन नीतीश कुमार का चुप्पा वोट, नीतीश कुमार का अति पिछड़ा वोट और महिलाओं का वोट। तो फिर, और यह सिर्फ जेडीयू के उम्मीदवार नहीं, बीजेपी के प्रत्याशी भी कह रहे हैं। तो देखिए, जब संघर्ष में फंसते हैं तो नीतीश कुमार याद आते हैं, और जब सफलता हासिल हो जाती है तो नीतीश याद नहीं आते हैं। यह तो होता ही है राजनीति में। लेकिन नीतीश फैक्टर इस चुनाव में कितना कारगर रहा? कई लोगों ने यह भी बात कही रात को हमें कि देखिए, इंडिया ब्लॉक को इस बात का अफसोस है कि काश नीतीश कुमार हमारे पास हो, तो आज हम बिहार में झंडा गाड़ देते। और कई लोग कह रहे हैं कि यदि
नीतीश उधर न जाते एनडीए को तो बीजेपी को भारी नुकसान होता। तो सीटों पर आए इसके पहले इसे समझे कि नीतीश फैक्टर, लोग कह रहे थे लौ बुझ गई है, मशाल में अब दम नहीं है। तो फिर जब आपकी पराजय दिख रही है, एग्जिट पोल कह रहा है कि आप हार रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्यों याद आ रहे हैं आपको? संजय जी इसकी विवेचना कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग इसके पहले भी बात कर चुके हैं जी कि नीतीश कुमार के वोटर इंटैक्ट हैं जी और बेगूसराय के उस मंच से जब वो भाषण कर रहे थे जिसमें वो जीविका दीदी की बात कर रहे थे कि 1,31,00,000 जीविका दीदी हैं, 51,000 स्वयं सहायता समूह वाली महिलाओं की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि वो जो 3,97,00,000 जो महिला मतदाता हैं उसमें नीतीश कुमार की जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह को ही जोड़ लीजिए तो देखिए उनकी संख्या करीब करीब आधी हो जाती है, जो सीधे सीधे नीतीश कुमार जी से प्रभावित हैं और नीतीश कुमार जी को अपना मानते ही हैं, जो हमारे नेता हैं। अगर उन्होंने अगर एक हमें समूह के रूप में ताकत दी, आज हमारे पास स्वरोजगार है और हम अपने ऊपर निर्भर कर रहे हैं, उसमें वो क्रेडिट नीतीश कुमार को देती। दूसरी तरफ सोशल इकोनॉमिक जो सर्वे हुआ बिहार का, उस सर्वे में चीजें निकल करके आई कि 37% अति पिछड़ा है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। 36%? चूंकि हाँ 36%, तो वो जो 36% है वो लगता है थोड़ा टुकड़े टुकड़े में कि कोई 1.5% है, कोई 1% है, कोई 2% है, लेकिन वो मिला करके जब वो 36 का या 37 का ही आंकड़ा अगर पूरा करता है तो आप समझ लीजिए कि वो वोट डिसाइडिंग फैक्टर, और वही वोट जो दिखता नहीं है लोगों को, उनको कहते हैं हम लोग साइलेंट वोटर, कि वो वोटर चुप रहते हैं, मुखर नहीं रहते हैं। मतदान के बाद भी जिस सैंपल सर्वे की बात अलग अलग एग्जिट पोल में की जा रही है कि हमें हरी रोशनाई दिखाते हुए लोगों से मैंने सर्वे किया है, हम उनके सर्वे पर अगर यकीन नहीं करें तो किन पर यकीन करें? हमारा सर्वे बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स है, हमारा मैथमेटिक्स कल सर्वे है। मैं तो लाइव सिटीज के सर्वे की बात करूंगा, जिस तरह से जमीन पर उतर करके और मेहनत की लोगों ने और उनके मिजाज को जाना, मूड को जाना, तो आपका एग्जिट पोल भी करीब करीब जो दिख रहा है सामने, भाई कोई नहीं कह सकता कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल ही होगा, लेकिन हम लोगों का भी जो लाइव सिटीज का भी सर्वे करीब करीब उसके इर्द गिर्द ही है। कोई 28 से 32 के बीच में दे रहे हैं, कोई 30 से 35 के बीच में एनडीए को दे रहे हैं। लाइव सिटीज भी तो कह रहा है कि 30 तक एनडीए पहुंचना चाहिए। 10 हमारे फोकस कर रहे हैं 33 सीटें होंगी। जी वही मैं कह रहा हूं कि तो वो जो सर्वे है, तो आखिर उसका आधार क्या है? जब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर जातीय समीकरण का रंग ही चढ़ा, मुद्दे के रंग थोड़े फीके रहे और मुद्दों के रंग पर जातीय समीकरण का रंग चढ़ा और उसमें आरजेडी सफल रही या महागठबंधन सफल रहा एक कॉम्बिनेशन बनाने में, सोशल कॉम्बिनेशन, जिनमें उनके साथ कुशवाहा भी चले गए, जिनमें उनके साथ कहा गया कि और कुछ जातियां भी चली गई, खासकर चले गए, हाँ, बिंद, निषाद, मलाह, ये जातियां भी चली गई। तो फिर आखिर इतनी सीटें आ कहां से रही है? कौन वोटर है जो वोटर एनडीए को ये ताकत दे रहे हैं, जिसकी वजह से एनडीए जो है वो इतनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए? ठीक है, 8-10 सीटों का घाटा हो, कोई जरूरी नहीं कि पिछली की तरह 39 ही सीटें आए इनको, लेकिन अगर 30 सीटें भी आ रही है तो 30 सीट आने के पीछे का कोई जातीय समीकरण भी तो दिखना चाहिए। और उस समीकरण में जो ईबीसी वोटर और महिला वोटर, आज भी मैंने देखा 18 लोकसभा क्षेत्रों पर 10% महिलाएं जो हैं अधिक मतदान की हैं पुरुषों की अपेक्षा। कई ऐसे लोकसभा हैं जहां 13%, 14% तक महिलाएं अधिक मतदान की। नहीं संजय जी, देखिए
2-3 दिनों पहले हम लोग संवाद में थे, जिसमें टाइम्स ऑफ स्वराज के संपादक बिहार के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह भी थे। वह चुनाव आयोग के आंकड़े से कह रहे थे कि जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहां महिलाओं ने अधिक मत किया है, और जहां बीजेपी के उम्मीदवार है वहां महिलाओं ने कम मत किया है। तो इसका मतलब नीतीश कुमार की लोकप्रियता तो अब भी बरकरार है, चाहे वो जितने बीमार हो। बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है, मंच से वो स्लिप ऑफ टंग है या वो कोई परेशानी में है, वो तो उनके साइकेट्रिक्स या न्यूरोलॉजिस्ट उनको बताएंगे कि वो कहाँ सफर कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जब मंच से इस बात को दोहराते हैं कि आप भूल नहीं न गए हैं कि आपके लिए हमने क्या क्या किया है, आपको याद है ना कि आपकी बेहतरी के लिए हमने क्या काम किया है, तो एक बार लोग ठहर करके सोचता जरूर है। और डिस्कशन के दरमियान ही एक बात और निकल के आई कि अगर पति ने मन बदल भी लिया, अगर उनके ऊपर जातीय रंग चढ़ भी गया, तो पत्नी के ऊपर वो रंग नहीं चढ़ा, वो जाकर के वो तीर को ही बटन दबा करके आई और पति के कहने के बाद वो बताए कि हाँ, हमने तो तीर को बटन दबाया है। चूंकि नीतीश कुमार जी को मैं एक सुलझा, एक समझा हुआ, एक बेहतर नेता के रूप में मैं देखता हूँ। ये जो मैं शिक्षिका बनी हूँ, इस शिक्षिका बनाने में नीतीश कुमार का योगदान है। तो ये जो नीतीश कुमार का जो प्रभाव है महिलाओं के मन मस्तिष्क पर, ईबीसी के मन मस्तिष्क पर, वो वोटर इंटैक्ट रहे। और नहीं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ संजय जी, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। महिलाओं की जब आप बात कर रहे हैं, देखिए मेरे घर में एक काम करने वाली महिला आती हैं, घर का कामकाज करती हैं। वो पिछले 5-7 दिनों, मतलब 5-7 दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि वह इंडिया ब्लॉक के साथ जाएंगे और मत उसी को देंगे। मेरी पत्नी रोज पूछती थी, लेकिन चुनाव के ठीक 48 घंटा पहले उसने कहा ना, हम नहीं देंगे। मेरी पत्नी ने पूछा क्यों, तो ना मुरेठा बांध के वोट मांगने आता है सब, और लोग कह रहा है जीत जाएगा तो फिर। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जो नीतीश कुमार ने और नरेंद्र मोदी लोगों को यह याद कराने की कोशिश की कि 2005 के पहले क्या होता था, वह याद तो करा दिया, यदि एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आ रहे हैं तो। अब बिल्कुल नहीं, वो नीतीश कुमार ने न केवल याद कराया, बल्कि मैं भी एक बता रहा हूं कि आज 2-3 वैसे जर्नलिस्ट से बात हो रही थी जो कल के चुनाव में ग्राउंड पर थे, और वो खास करके महिला वोटरों को वो कुरेदने की कोशिश कर रहे थे। तो महिलाएं चुप थी, कही कि भाई ये तो मतदान है, हम नहीं बताएंगे कि हमने किसके पक्ष में सोचा है। फिर भी जब कुरेदा गया बहुत, तो वो कही कि ठीक है, जब हम अलग होंगे तब आपको बताएंगे। जब वो महिलाएं अलग हुई तो वो बताई कि हमें इस गांव में रहना है ना, आप क्या चाहते हैं कि हम वहां पर बता करके, और हम जो दौर्बलता के साथ हमारे गांव में रहते हैं उनका हम कोपभाजक बने, उनके हम गुस्से का शिकार बने। मतलब कि वो महिलाएं जो अगर अति पिछड़ा जाति की हैं तो वो नहीं बताना चाहती हैं, कि इसीलिए तो उनको चुपा वोटर कहा जाता है कि मतदान के बारे में बड़ा वो टैक्टिकल वोटिंग करती है, कि वो किसी को नहीं बताती है, लेकिन जब वही मतगणना जब होता है, जब गिना जाएगा वोट, तो वोट निकल जाता है एनडीए के पक्ष में। तो इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार जी जितनी भी सभाएं की, उन सभाओं में 2-3 बातों की जो चर्चा की, उसका तो प्रभाव पड़ा। कि नहीं, आप एक बात और देखिए संजय जी, एक बात और नोटिस कीजिए कि शराबबंदी, चाहे हम आप या और जो दूसरे एनालिस्ट हैं जितनी धज्जी उड़ा दे कि होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो महिलाओं के भीतर शराबबंदी को सही ठहरा गया है। और यह बात होती है कि ठीक है, शराब बिक रही है, लेकिन मर्द जो है घर में आकर हंगामा नहीं काट रहा है, जो विवाह है वहां गदन नहीं कट रही है, वहां कोई नागिन डांस नहीं हो रहा है, तो महिलाओं को सुकून। और फिर महिलाओं को याद आता है, देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज गया था, बस यूं ही पता करने और महिलाओं से ही बात करने। तो महिलाओं के भीतर एक सुरक्षा की भावना, कि इस बात का डर नहीं है
कि मेरा पति 11 बजे लौटेगा तो वह नशे में लौट गया, या नहीं भी लौट सकता है, रास्ते में कुछ घटना घट सकती। देखिए, अपराध को तो किसी दुनिया ने नहीं रोका है, किसी देश ने नहीं रोका है, अपराध कम और अधिक, इस पर चर्चा हो सकती है। लेकिन सुरक्षा, जब बात होती है सुरक्षा की, तो महिलाएं महफूज पाती हैं अपने आप को, यह भी महसूस किया, जिसके कारण यह एग्जिट पोल नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमने कई बार इस बात को दोहराया कि जिस राज्य का रेवेन्यू सोर्सेज कम हो और उस राज्य का कोई मुखिया ये निर्णय लेता हो कि चाहे हमें राजस्व का जितना भी नुकसान हो जाए हम शराबबंदी करें, एक साहसिक फैसला था। चूंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता सामाजिक सुधार के काम में अपना वो हाथ नहीं अड़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे वोट का हिस्सा नहीं होगा। नीतीश कुमार ने यह साहसिक फैसला किया और जितने भी तरह के आरोप प्रत्यारोप उनके गठबंधन बदलते रहे, उसके बाद उन पर लगते रहे, फिर भी उन्होंने कहा कि हमारे जीते जीतो शराबबंदी नहीं हटेगी बिहार में, चाहे जितना आपको कुरेदना हो, जितना आपको हमारे ऊपर आरोप लगाना हो। कहा गया कि पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, शराबबंदी का यहाँ मजाक उड़ रहा है, फिर भी वो अड़े रहे और खड़े रहे। उसका प्रभाव तो दिखता ही है ना, उसका प्रभाव तो इस रूप में दिखता है कि 12 बजे या 1 बजे रात में आप भी कभी कभी ऑफिस से निकलते होंगे, और संयोग से मैं भी कभी मेरिन ड्राइव से होकर के और लौटता हूं अपने घर। मुझे तो नहीं मिला कि 10-20 लोग शराब पी के इस इंतजार में खड़े हैं कि भाई कोई सामने से आएगा तो उसको पीटेंगे, उससे छीन लेंगे, उसको ये करेंगे। और मुझे तो आश्चर्य हुआ देख करके कि उस मेरिन ड्राइव पर महिलाएं और लड़कियां थी और सुरक्षा कर्मी 2-4 थे। क्या 10 बजे 11 बजे उस कालखंड को हम लोगों ने देखा है? क्या कोई महिलाएं, कोई लड़कियां हिम्मत करती थी मार्केट में निकलने की? सुरक्षा का भाव तो नीतीश कुमार ने दिया है, ये महिलाओं के मन मस्तिष्क में है। अच्छा संजय जी, ये बताइए, देखिए मैं बिना समय गवाए यह पूछना चाहता हूँ कि जो आज 30 से 33 या 30 से 35 सीटें दिखाई पड़ रही है एनडीए के खाते में, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, आरएलजेपी, एलजेपीआर सभी पार्टियां शामिल हैं, हम हैं, और देखिए उपेंद्र कुशवाहा तो फंस ही गए हैं। यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो बीजेपी को कितना बड़ा संकट होता? मैं तो मानता हूं कि अगर नीतीश कुमार जी नहीं होते जी तो ये डबल डिजिट में भी एनडीए नहीं पहुंच पाती, डबल डिजिट में भी एनडीए नहीं पहुंच पाती। चलिए ठीक है, अब अगला सवाल। बिल्कुल, डबल डिजिट में एनडीए नहीं पहुंचता। अब हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए, आपने कहा कि नीतीश कुमार का वोट बैंक, लेकिन नीतीश कुमार के एक वोट बैंक में जो डेंट हुआ, जो वो लवकुश के मालिक थे, कुछ इस बार विभाजित दिखा। और चाहे जीत हार जो भी हो, अब तो देखिए बूथ बार मत निकल आते हैं। जब इसकी विवेचना होगी, माइक्रो एनालिसिस होगा, तो साफ साफ दिखेगा कि कुशवाहा ने पॉलिटिकल वोटिंग की है, टैक्टिकल वोटिंग की है, और वह नीतीश कुमार से छिटके हैं। अब इसका असर देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का नतीजा बिहार में बहुत कुछ प्रभावित करेगा। और यदि यह लग गया लालू यादव और तेजस्वी यादव को, जो उन्होंने माइक को माइक बनाया, मुसलमान, यादव और कुशवाहा, तो कहने वाले यह कहते हैं कि जीत चाहे हार हो, लेकिन अब इसकी राजनीति लालू यादव आगे करेंगे। लोग भविष्यवाणी करने लगे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि आरजेडी का कोई प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा को बना दिया जाए। आलोक मेहता के नाम की चर्चा अभी से होने लगी है। आलोक मेहता उजियारपुर में जीतेंगे हारेंगे यह तो 4 जून को मालूम होगा। तो इस समीकरण के तहत लालू यादव आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, इस बार जो लड़ाई रही, देखिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को लोग इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि पहले क्या होता था कि आरजेडी में प्रबंधन कमजोर होता था, उनके उम्मीदवार खर्च करने में भी कंजूसी कर देते थे, बूथ तक पैसा नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इस बार ऐसे कई नजीर मिले हैं कि आरजेडी ने बिल्कुल हेडक्वार्टर से मॉनिटर हो रहा था कि बूथ तक पैसा पहुंचे, और उतना पैसा पहुंचे जो एनडीए से कम न हो। तो इस बार प्रबंधन की बात भी समझी गई। जीत हार, देखिए हम लोग मान ही रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी भी कर ली है। अब चलिए हम सीटों की बात करते हैं संजय जी। काराकाट की सीट है, एक उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ साजिश रचने में
साजिश किसने रची, क्यों रची, इसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि सारे एग्जिट पोल करीब करीब कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की जीत और हार दोनों के पीछे कहानी लिखी जाएगी। और काराकाट की लड़ाई में पवन सिंह स्टारडम कैसे आए, फिर उन्होंने चुनाव को कैसे प्रभावित किया, देखिए कहानियां इतनी हैं कि पूछिए मत। देखिए काराकाट में राजनाथ सिंह गए, देश में ठाकुरों के सबसे बड़े नेता, और कहा यह जाता है कि राजनाथ सिंह की सभा में मुश्किल से भी 100 राजपूत थे, बाकी जातियों के लोग थे। देखिए मैं यह भी नहीं कह रहा कि पवन सिंह को सिर्फ राजपूतों का मत मिला। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग सभी जातियों में थी और कम पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा थी, यंगस्टर्स में ज्यादा थी। ठीक इसी प्रकार से देखिए योगी आदित्यनाथ आरा गए थे, आरके सिंह, लोगों ने किस्सा सुनाया कि अपने संबोधन के अंत में, जैसा सभी पार्टियों के नेता करते हैं, योगी आदित्यनाथ ने लोगों से पूछा, पीएम मोदी को पीएम बनाएंगे ना? लोगों ने कहा हां। कमल निशान को जिताएंगे ना? लोगों ने कहा हां। आरके सिंह को जिताएंगे ना? लोगों ने कहा हां। इसके बाद तालियां बजवा रहे थे योगी आदित्यनाथ, तब तक एक समूह ने पीछे से नारा दिया, योगी जी आप भी एक वचन दे दीजिए, काराकाट नहीं जाएंगे ना? तो देखिए ऐसी बातें भी हुई। अब देखिए काराकाट का नतीजा, काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा फंसे तो देखिए एग्जिट पोल कह रहा है कि आरके सिंह जीत रहे हैं, लेकिन कल जब हम रात में बात कर रहे थे तो आरा में आरके सिंह भी बहुत तगड़ी लड़ाई में फंसे। ऐसी लड़ाई की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। देखिए वे कर्मयोगी हैं, कार्यकर्ता योगी नहीं है। कार्यकर्ता ऐसे भी उनके पास कम होते हैं, उनके खिलाफ गुस्सा होता है, किसी का काम करते नहीं है। काम उन्होंने बड़े बड़े क्षेत्र के लिए किए। तो उपेंद्र कुशवाहा और आरके सिंह के जो समर्थक हैं, जब मैं उनसे रात को बातचीत कर रहा तो उनकी आखिरी उम्मीद बस इसी में है कि नीतीश कुमार का अत्यंत पिछड़ा मत और महिलाओं का मत, जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों का है, ये ही जान बचा सकते हैं, नहीं तो नैया डूब सकती है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे काराकाट की अगर 3 उसके जो विधानसभाएं औरंगाबाद के हैं, ओबरा, गोह और नवीन, और 3 हैं उनके जो सासाराम के हैं, नोखा है, डिहरी है और काराकाट। 2 लाख राजपूत मतदाता है और 2.5 लाख माना जाता है लवकुश, कुर्मी को कुशवाहा दोनों मिलाकर के। अगर मान लिया जाए कि राजपूत बिरादरी के लोगों ने उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं, तो 4.5 लाख मतदाता ही नहीं है, वहां तो 19-20 लाख मतदाता है। उन मतदाताओं में एक उम्मीद तो है कि अगर ईबीसी मतदाता, जिसकी संख्या वहां 4.5 लाख 5 लाख है, मतलब दोनों मतदाताओं को मिला दिया जाए, उसके बराबर के मतदाता ईबीसी मतदाता है और महिला मतदाता, उन पर किसी की नजर नहीं गई, क्योंकि वो वोकल तो है नहीं, वो चुप्पा वोटर है। और वो चुप्पा वोटर ने किसको पसंद किया? क्या वो राजा राम सिंह को पसंद किया, या नीतीश कुमार के बारे में जो हम लोग इतने देर से बात कर रहे हैं कि वो उनके मन मस्तिष्क में उन्होंने 1 महीना पहले 2 महीना पहले मन बना लिया है कि हम नीतीश कुमार के लिए ही वोट करेंगे, तो क्या उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को जाकर के बटन दबा दिया? ये तो ईबीसी वोटर एक बड़ी उम्मीद है। आप आखिरी उम्मीद कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी उम्मीद है कि ट्रायंगुलर फाइट में हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा की अगर जीत होती है तो उसमें यही ईबीसी वोटर का योगदान होगा, प्लस महिला वोटर का योगदान होगा, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए मतदान किए होंगे। रह गई आरके सिंह की बात, आरा की। नहीं, मैं काराकाट की बात कंप्लीट कर दूं संजय जी, आरा से आने के पहले काराकाट की बात कंप्लीट कर दूं। देखिए काराकाट में माले लड़ रहा था राजा राम कुशवाहा, और अत्यंत पिछड़ी जातियों में माले की भी पैठ है, यह हम और आप समझते हैं। अब इसके बाद हम लोग आरा की बात करें। हाँ ठीक है, लेकिन मान लिया जाए कि राजपूत बिरादरी के बाद उस इलाके में ब्राह्मण मतदाता भी काराकाट में 1 लाख है और 75,000 भूमिहार मतदाता भी। हम लोग ब्राह्मण भूमिहार,
हाँ, ब्राह्मण और भूमिहार मतदाता को हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि अगर 2 लाख राजपूत मतदाता है तो 2.25 लाख मतदाता ब्राह्मण और भूमिहार भी। जी और ये मतदाता किनके साथ खड़े हैं सबको पता है कि वो एनडीए बिल्कुल के कहीं ना कहीं से विपक्ष में खड़े हैं, माले के जी साथ वो नहीं जा सकते हैं। तो वो मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर होंगे काराकाट। जी अब जी आ जाते हैं हम आरके सिंह पर। जी बिल्कुल आपने कहा, आरके सिंह चूंकि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, लेकिन जो भी लोगों को मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया से राजनीति की दुनिया में आए हैं, चुनाव जी जीत जाने के बाद भी एक फासला वो रखते हैं और जनता इस फासले को पसंद नहीं करती। आप उनका काम करें ना करें, लेकिन वो चाहती है कि एक बार हमारा हालचाल पूछें, एक बार पीठ जी बिल्कुल ठोकें, एक बार हमारे सुख दुख में शामिल हो जाएं। ये स्थिति का घाटा आरके सिंह को आरा में हो, चूंकि जी आरके सिंह ने हमेशा, ठीक है, आरा की बेहतरी के लिए जो भी किया, वो उस बात की काम बोलेगा या काम नहीं बोलेगा, इसकी चर्चा अखबार के पन्नों पर भी रही, लेकिन जी एक दूरी बिल्कुल बनी रही। और काराकाट और आरा अगल बगल में, जी तो अगर कुशवाहा समाज ने यह तय किया था, ठीक है, राजा राम सिंह कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के थे और उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा जाति के हैं, लेकिन कुशवाहा जाति ने मन बनाया था कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को राजपूत समाज के लोग वोट नहीं करते तो बिल्कुल हम तय करेंगे बक्सर में, हम तय करेंगे आरा में, हम तय करेंगे सासाराम। तो आरा में कुशवाहा समाज अगर वोट नहीं किए होंगे तो जी फिर आरके सिंह की उम्मीद जाकर के वही ईबीसी वोटर पर टिक जाती है, जो बिल्कुल 36% ईबीसी की बात मैं हाँ, बार बार क्योंकि कर एक रहा हूं। चिंता और भी देखिए, एक चिंता और भी आरा में है जो आरके सिंह की रही। देखिए, राजपूत मतदाताओं की बात करते हैं हम लोग, चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, लेकिन जो गांवों में राजपूतों के घर हैं उनमें आधे से अधिक में तो ताले लटके हुए हैं या बूढ़े माँ बाप हैं। मतदाता सूची में नाम यहां दर्ज है, लेकिन वे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं दिल्ली में, बेंगलोर में, सूरत में, अहमदाबाद में, वे वोट देने आए नहीं। तो वह संकट भी आरके सिंह के समक्ष है। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही जी कि वोटर में नाम, ये मतदाता सूची में नाम पढ़ करके तो उनकी संख्या दिखाई दे देती है, बिल्कुल लेकिन वो मतदाता बूथ पर नहीं पहुंचे, जी मत उनका वहां नहीं गिरा। तो ये तो एक बड़ा संकट है ही। जी लेकिन बिल्कुल महिला मतदाता और ईबीसी वोटर जो हैं और वो बूथ जी तक पहुंची, महिलाएं भी पहुंची और ईबीसी वोटर भी गए। लालू प्रसाद जी कभी कहते थे कि जिन्न निकलता है, नीतीश कुमार जी का यही ईबीसी वोटर जो है वो जिन्न के रूप में प्रतिबिंबित होते हैं और जी फिर लगता है कि ये कौन सा वोट आकर के जुट गया, क्योंकि मुखर वोटर तो सैंपल सर्वे में दिख जाते हैं कि ये मुखर वोटर बिल्कुल हैं, ये इनके पक्ष में है, इनके विरोध में है। लेकिन ईबीसी वोटर जो चुप्पा वोटर होते हैं, साइलेंट वोटर होते हैं, ये तो मुखर होते नहीं है। वो गए, जी उन्होंने मन बना लिया और जाकर के मतदान कर दिया, और मतदान करके जब वो आए तो फिर वो अपने परिवार को ही केवल बताया, अगल बगल वाले को भी नहीं बताए कि हमने किसके पक्ष में मतदान किया। लेकिन जब गिनती शुरू होती है, काउंटिंग शुरू होती है, तब पता चलता है कि अरे ये तो इतने वोट से जीत गए। तब फिर नजर जाती है जिस तरफ आपने इशारा किया कि जो वोकल वोटर जो होते हैं वो वोटर तो बोल देते हैं, उनके आधार पर जी आपने एक सैंपल सर्वे कर लिया, एक स्टेटिस्टिक्स बना ली, लेकिन वो जो साइलेंट वोटर है उनका तो आपके पास कोई स्टेटिस्टिक्स बना नहीं, लेकिन वही वोट जीत और हार की पटकथा लिखते हैं। जी ठीक है। तो देखिए, आरा में भी देखिए आरके सिंह, मतलब आरके सिंह की सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ी आस नीतीश कुमार का चुप्पा वोटर है, अति पिछड़ी जाति का वोटर है, महिला का वोटर है। देखिए, आपने सासाराम की बात कही। देखिए, सासाराम को हम लोगों ने ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक उस कैटेगरी में रखा जिसमें लड़ाई दिखती ही नहीं। शिवेश राम बिल्कुल आगे दिखाई पड़ रहे थे, आगे हैं भी, एग्जिट पोल कह रहा है वह जीत रहे हैं। लेकिन कल जब रात में हमने बात की, एग्जिट पोल के प्रारंभिक आंकड़े आए थे, जो सैंपल्स आए थे, कि हम ये नहीं कह रहे कि वहां नतीजा प्रभावित होने जा रहा है, लेकिन ये बात सामने आई कि वहां भी लड़ाई अच्छी। और देखिए, बीजेपी के समर्थक कह रहे थे, वे आरोप कर रहे थे कि हमारे उम्मीदवार ने
बस मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, धन खर्च किया ही नहीं। जो पार्टी ने मदद की उसका भी क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। दूसरी ओर कांग्रेस के जो उम्मीदवार मनोज राम ने धन खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं की, प्रबंधन में कोई परेशानी नहीं हुई, तो वहां भी लड़ाई। फिर से हम कह रहे हैं नतीजा प्रभावित नहीं होने जा रहा है, लेकिन लड़ाई का रंग और लड़ाई की तैयारी की रणनीति कि आप बैठे रह गए, मोदी तो है ही, हम जीत ही जाएंगे, और शायद इसके कारण जीत भी रहे हैं आप। लेकिन वहां भी जो आपने कहा कि आरा, काराकाट और सासाराम में नतीजे जो परिलक्षित हो सकते हैं काराकाट के कारण, वहां भी लड़ाई दिख गई। बिल्कुल दिख रही है। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूं कि मीरा कुमार जब वहां से चुनाव लड़ती थी तो मीरा कुमार सुरक्षित सीट था, जगजीवन बाबू की बेटी के तौर पर लड़ती थी और उनके पति कुशवाहा जाति के हैं, तो कुशवाहा वोट स्वतः उनको मिल जाता था, क्योंकि कुशवाहा समाज भी मानता था कि ये हमारे घर की तो बहू की तरह है। तो कुशवाहा वोटर सासाराम में क्या तय किया, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वोटरों ने किया है काराकाट में, तो वहां भी उसका असर है सासाराम में भी, कि कुशवाहा समाज एक तो किया 8-8 सीटें उनको महागठबंधन ने दे दी है, लालू प्रसाद माई से माइक पहुंच गए, कुशवाहा समाज में मैसेज गया कि ये तो महागठबंधन ही है जो हमें इतना महत्व दे रही है, सम्राट चौधरी अपने चाहे जो बन जाए, हमारे समाज के लिए तो कुछ किया नहीं, एक टिकट बीजेपी से नहीं दिलवा पाए, एक गुस्सा वहां कुशवाहा समाज में है। और दूसरी तरफ जो सिवेश राम गए, ये तो शुरू में तो इतना हल्केपन में चुनाव ले रहे थे, इनको लग रहा था कि बस मोदी जी आ जाएंगे और हम परिणाम लेकर के चले जाएंगे, तो वहां लड़ाई टक्कर कांटे की है। एग्जिट पोल में ठीक है, सैंपल सर्वे में आया होगा कि मोदी जी के नाम पर या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसके नाम पर सिवेश राम जी को वोट मिल जाएगा, लेकिन सिवेश राम जी, मुझे तो यहां तक जानकारी है कि पोलिंग बूथों तक जो पैसा पहुंचना चाहिए उसमें भी कंजूसी की, बिल्कुल, वो भी नहीं। तो चलिए देखिए जी, सासाराम की बात है। अब देखिए बक्सर में कांटे की लड़ाई, कुछ एग्जिट पोल कर रहे हैं मिथिलेश तिवारी चुनाव जीत रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल कर रहे हैं सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। तो देखिए बक्सर की स्थिति ये रही, जो हमने कहा कि सैंपल साइज तो जब एग्जिट पोल शुरू हुए थे तो कुछ कम ही थे, लेकिन बाद में सैंपल साइज बढ़े कि वहां ब्राह्मणों ने चुनाव शुरू होने के 2 घंटे के बाद अपनी यूनिटी बढ़ा दी। और देखिए आनंद मिश्रा संभावना के अनुसार वोट काट नहीं पाए, शुरुआत के 2 घंटे में वोट उन्हें मिले, लेकिन जब ब्राह्मणों के बीच यह बात फैली, क्योंकि वहां अश्विनी चौबे, लालमुनि चौबे, बीच में जगदानंद जीते थे, तो यह जब बात फैली कि एक ही सीट है नन मैथिल ब्राह्मण के लिए, जिन्हें कानकुच कह लीजिए, सनुपारियन कह लीजिए, यह सीट भी मिथिलेश तिवारी और आनंद मिश्रा की लड़ाई में चली जाएगी, सुधाकर सिंह चुनाव जीत जाएगी। तो इसके बाद यह लोगों ने समझा कि भाई भारी कौन है, मिथिलेश तिवारी या आनंद मिश्रा। तो मिथिलेश तिवारी के पास बीजेपी का झंडा था, मोदी का नाम था, नीतीश का नाम था, तो वहां भी ब्राह्मण मतों की गोलबंदी 2 घंटे के बाद हो गई। लेकिन इस बात को भी याद करना होगा कि वहां ददन यादव कितना वोट काट पाए, लोग कह रहे हैं बहुत वोट नहीं काट पाए। और वहां कुशवाहा ने क्या, वहां अनिल कुमार भी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कुर्मी कोयली का मत काटा है, कुर्मी कोयली का मत काटा तो मिथिलेश तिवारी को नुकसान हुआ, और बसपा का आधारभूत रविदास वह काटा तो नुकसान हुआ सुधाकर सिंह को। तो बक्सर में काराकाट का असर दिखा, और जो सीटें कल फंसी हुई दिखाई पड़ी उसमें बक्सर को एग्जिट पोल में डिफरेंस है, कुछ लोग कह रहे हैं सुधाकर सिंह जीत रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी जीत रहे हैं। नहीं, ये जो आपने कहा ब्राह्मण मतदाताओं की बात, वो ठीक कह रहे हैं कि 2 घंटे के बाद ब्राह्मणों ने तय कर दिया और ब्राह्मण मत पूरी तरह से मिथिलेश तिवारी को मिल गया। इस सच्चाई को तो सब लोगों ने बताया, जो बक्सर में थे, मिथिलेश तिवारी के ही भाई अमलेश तिवारी हैं, वो हमसे जुड़े हुए थे, उनसे भी मैंने खुद पूछा कि भाई क्या हुआ बक्सर में, तो उन्होंने कहा कि हाँ नाराजगी तो थी, लेकिन बाद में लोगों ने हमें मत दिया। ग्राउंड रियलिटी भी करीब करीब इसी के इर्द गिर्द है।
लेकिन जी वहां लड़ाई में अब वो बसपा के जो अनिल कुमार है, जी। अगर वो कुशवाहा और कुर्मी का वोट मैक्सिमम वो ले लिए, हम्म। और सुधाकर सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज ने तय कर लिया था कि हमें वोट कहां देनी है, तो वो बिल्कुल। वोट उनके लिए एक उम्मीदवार मिल गए अनिल कुमार, जिसको उन्होंने जी। वोट दे करके अपने गुस्से को शांत कर लिया। हम्म। लेकिन लड़ाई में थोड़ा हमको मिथिलेश तिवारी एज इसलिए मिलते हुए दिख रहा है। सुधाकर सिंह का मैनेजमेंट अच्छा था, 30,000 कार्यकर्ताओं की टीम उन्होंने तैयार की थी, एक जी सोशल कॉम्बिनेशन इनके साथ था। लेकिन उसके बाद ददन पहलवान अगर 10,000 वोट काटेंगे, 15,000 ही वोट काटेंगे, वो जी। वोट तो काटेंगे उन्हीं का। अगर बिल्कुल। रविदास का वोट अगर काटेंगे तो वो सुधाकर सिंह का ही वोट काटेंगे। जी। मिथिलेश तिवारी को अगर ब्राह्मण एकजुट होकर के वोट नहीं करते, और हम्म। फिर जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ईबीसी वोटर और महिला वोटर, उनके जी। दिमाग में न मिथिलेश तिवारी थे न सुधाकर सिंह थे, उनके दिमाग में मोदी और नीतीश कुमार थे। बिल्कुल। और उन्होंने जाकर के मोदी को वोट किया, नीतीश कुमार जी को वोट किया कि भाई जी। एनडीए का वो गठबंधन है और हमें वोट करनी है वहां। तो बक्सर की लड़ाई टफ है, लेकिन जैसे ही ब्राह्मणों ने अपना मन बदला, फिर बिल्कुल। मिथिलेश तिवारी कंफर्ट जोन में आ गए हैं। और हम समझते हैं कि एग्जिट पोल में भी दे रहा है, और ऐसे भी फाइट जितनी कड़ी हो, लेकिन उनको थोड़ा जी एज मिलते हुए दिख रहा है। और बिल्कुल आपने जो कहा, वहां के ब्राह्मणों ने बजाबते 2 घंटे के बाद कई गांवों में बैठ गए लोग। जी। कहे कि गोपाल जी ठाकुर तो दरभंगा में है, लेकिन एक मैथिल है। नन मैथिल ब्राह्मण अगर पूरे जी। बिहार में कहीं है तो बता दीजिए। वो बिल्कुल। एकमात्र आपको वाल्मीकि नगर मिला नहीं, बेतिया आपको हम्म। मिला नहीं, बक्सर भी हम्म। अगर आप लूज कर देंगे तो फिर आप कहां से लड़ेंगे? भागलपुर आपको मिलना बंद हो गया। इसके बाद ब्राह्मणों ने एकजुट होकर के मिथिलेश तिवारी को वोट कर दिया है, अब जबकि देखिए, ब्राह्मण मतदाता कितनी बक्सर की बात संख्या हो में। गई संजय जी, बक्सर की बात हो गई। औरंगाबाद की बात करें, देखिए एग्जिट पोल कह रहा है कि वहां सुशील सिंह बीजेपी के हार सकते हैं। देखिए बीजेपी वाले पहले दिन से थोड़े से निराश हैं, लेकिन वहां भी देखिए बीजेपी वाले मानते हैं कि जब अभय कुशवाहा उम्मीदवार बने तो कुशवाहा ने वोट नहीं किया। और यह भी कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण चाहे रामाधार सिंह फैक्टर हो या सुशील सिंह के जितने विरोधी हो, निखिल कुमार भी शांत बैठ गए। वहां राजपूतों में भी मत, चाहे संख्या जो हो, कुछ कम मत पड़े। मैं देखिए इमामगंज में भी पता कर रहा था, मैं टिकारी में भी पता कर रहा था, इधर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन फिर बीजेपी को इसी बात की उम्मीद है, जिस नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा था कि वे सुशील सिंह का टिकट नहीं होने देना चाहते हैं, अब उम्मीद की किरण नीतीश कुमार ही कि औरंगाबाद हम जीतेंगे। बीजेपी वालों को लगता है उनका जोर गणित, क्योंकि नीतीश कुमार का अति पिछड़ा मत और साथ में महिला का मत। नहीं, बिल्कुल। देखिए, टेकारी और कोंच तो बिल्कुल हम लोगों के गांव से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र है, जी। और वहां जो घूम रहे टेकारी थे और लोग इमामगंज। तो, जी जी। हाँ, टेकारी और इमामगंज बिल्कुल हम लोगों का सटा हुआ इलाका है। जी। तो बता रहे थे लोग कि सुशील सिंह 5 साल तक लोगों से मिले जुले ही नहीं, इस बात की जी। नाराजगी थी। चुनाव के समय भी बहुत इंटरेक्ट नहीं किया, और माना जा रहा है कि वहां लड़ाई टफ है। लोग दे रहे हैं कि अभय कुशवाहा को अपर हैंड मिल रहा है, लेकिन अगर जी। सुशील सिंह जीत रहे हैं या लड़ाई में हैं, तो बिल्कुल उनके पास एकमात्र सहारा नीतीश कुमार के वोटर हैं। अगर ईबीसी मतदाता, चूंकि पहले फेज में हम लोग तो बात भी किए थे, पहले फेज में महिलाएं कम संख्या में निकली। बिल्कुल। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 10% और 13% और 14% महिलाएं अधिक निकली हैं, पहले फेज में महिलाएं कम निकली, न के बराबर निकली है, और उसका घाटा हमें वहां दिख रहा था। तो अगर जी। सुशील सिंह चुनाव में परिणाम देते हैं, तो मैं मानूंगा कि इसका पूरा और पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार के वोटर को देना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ही इनको विजयी दिला सकते हैं। पसंद जी। करते हो न पसंद करते हो, लेकिन ईबीसी वोटर ने क्या मन बनाया, किसके पक्ष में मतदान किया, ये जब जी। गणना हो जाएगी, हम लोग परसों फिर बात करेंगे। तो अगर सुशील सिंह की जीत होगी तो पूरी तरह से क्रेडिट नीतीश कुमार को जाएगा कि ईबीसी वोटर ने फिर एक बार इनको पार्लियामेंट में भेजने का मौका दिया।
चलिए तो ठीक है, औरंगाबाद की बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं जहानाबाद, जहां के भूमिहार संकल्पित थे कि नहीं सीट छीन लेनी है, चाहे सुरेंद्र यादव चुनाव जीत जाए। और सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जहानाबाद में जेडीयू के उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी चुनाव हार रहे हैं। अरुण कुमार जो बसपा के उम्मीदवार पूर्व सांसद, उन्होंने भी उम्मीद से बेहतर किया है, मतलब त्रिकोणीय लड़ाई। तो एग्जिट पोल तो कह रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी हार रहे हैं, लेकिन जेडीयू वाले कह रहे हैं आप लोग केवल भूमिहार का मत देख रहे हैं, आप लोग केवल यादव का मत देख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह था कि वहां कुशवाहा जो है रेफरी की भूमिका में, तो कुशवाहा ने मत किसे दिया। और फिर से जेडीयू वाले करें कि देखिए 2019 जैसा ही नतीजा होगा। 1751 मतों से चंदेश्वर चंद्रवंशी जीते थे और मतगणना केंद्र पर बिजली भी गुल हो गई थी, यह भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन यह भी खबर आ रही है कि यदि भूमिहारों ने गुस्से में वोट दिया तो राजपूतों ने चंदेश्वर चंद्रवंशी को वोट दे दिया है। तो जहानाबाद में क्या दिखाई पड़ा, क्योंकि एग्जिट पोल तो कह रहा है कि हार रहे हैं, लेकिन जो 40-40 की बात करते हैं, 40 में 39 की बात करते हैं, 40 में 37 की बात करते हैं, एनडीए के नेता वह कह रहे हैं देखिएगा जहानाबाद का रिजल्ट चौंकाने वाला होगा। देखिए, अरुण कुमार बसपा के उम्मीदवार थे जी, और बसपा के उम्मीदवार होने के बाद जहानाबाद के भूमिहारों के गुस्से के वो नायक बन गए। भूमिहारों को भी एक उम्मीदवार चाहिए था, लगा कि अरुण कुमार बेहतर हैं, हम सीधे सीधे सुरेंद्र यादव को दे नहीं सकते हैं, चंद्रवंशी जी से नाराजगी है, तो उन्होंने अरुण कुमार को चुना। लेकिन आपने जो एक बात कही कि कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं, मतदाता सूची में तो उनका नाम है, और आपकी पोलिंग कैपेसिटी क्या है, भूमिहारों की पोलिंग कैपेसिटी को तो देख लीजिए। गांव में तो बूढ़े बुजुर्ग बचे हुए हैं। उसके बाद भी मैं बता रहा हूं, आज भी जहानाबाद के करीब 50-60 लोगों से मेरी बात हुई। लोगों ने कहा कि ये गुस्सा 1 बजे तक था, 1 बजे के बाद गुस्सा ठंडा हुआ और वोट बटा है, वहां भूमिहारों का वोट भी बटा और उन लोगों ने भी जेडीयू को वोट दिया। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि भूमिहारों का मत मिल गया चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को। जी, तो क्या आप चाहते हैं कि फिर जहानाबाद में लालटेन जला दें और वो व्यक्ति को सुरेंद्र यादव जी को जिता दें? तो 1:30 बजे के बाद भूमिहारों ने भी इनको मत किया है, चंदेश्वर चंद्रवंशी जी को। परसेंटेज में मैं नहीं बताऊंगा कि कितना परसेंट अरुण कुमार के पक्ष में गया, कितना चंद्रवंशी जी ले पाए। और दूसरी बात, अगर जहानाबाद में भी 19-20 लाख मतदाता हैं, तो वहां एक मुनीलाल यादव भी उम्मीदवार थे जो वहां के एक एमएलए रहे। अब मुनीलाल यादव ने कितना यादवों का वोट काटा। राजपूत समाज पूरी तरह से इंटैक्ट होकर के वोट किया है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी। तो चंदेश्वर चंद्र, ब्राह्मणों में कोई गुस्सा नहीं था जहानाबाद में, ब्राह्मणों ने भी एनडीए को वोट किया है, कोई वैसा गुस्सा नहीं था। हाँ ठीक है, वो दूरी बना करके रखे, इस बात की नाराजगी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि किसी भी कीमत पर हमको सुरेंद्र यादव को जितानी है, ये गुस्सा नहीं था। उसके बाद हम आते हैं ईबीसी वोटर पर। ईबीसी वोटर ने जहानाबाद में चंद्रवंशी जी को वोट किया है, बल्कि वो तो देखिए जब भूमिहार विरोध कर रहे थे, मैं बार बार कर रहा था कि भूमिहार जितना विरोध करेंगे, अति पिछड़ी जातियों का मत और दलित महादलित का मत, देखिए दलित महादलित में कुछ सेंधमारी भी हुई होगी बसपा की ओर से और आरजेडी की ओर से, लेकिन अति पिछड़ी जमात की गोलबंदी हो जाएगी, कई गोलबंदी हो जाएगी, यह मैं पिछले 15 दिनों से कह रहा था। जी, तो वो अति पिछड़े जातियों की गोलबंदी, मजबूत गोलबंदी दिखी जी, और एक गुस्सा भी दिखा कि आखिर हमारे उम्मीदवार को ये क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इस बात को लेकर के अति पिछड़ा समाज ने भी वोट उनको किया है। कुशवाहा समाज के बारे में कहा जाता है, दो उनके विधायक हैं, एक सीपीआई-एमएल से महानंद है अरवल से और बागी कुमार वर्मा है खुर्था से। उसके बाद भी कुशवाहा समाज के लोगों ने वोट किया है। कहा जाता है कि वहां जो रेलवे लाइन है उसके पश्चिम और पूरब, पश्चिम के कुशवाहा ने इनको कम मत दिया, लेकिन पूरब के जो कुशवाहा थे उन्होंने चंद्रवंशी जी को वोट किया है। रेलवे लाइन के पूरब, वो जहानाबाद, मखदुमपुर और जो घोसी का इलाका है, अतरी का इलाका है, वहां के कुशवाहा ने चंद्रवंशी जी को वोट किया है। मतलब कुशवाहा वोटर भी वहां बटे हुए थे और कृष्णनंदन वर्मा जैसे लोगों को टास्क दिया गया था कि जरा आप इधर देखिए,
तो वहां भी अगर चंद्रवंशी जी जीतते हैं, उस जीत में भी नीतीश कुमार का श्रेय माना जाएगा। ये बिल्कुल ईबीसी वोटर, महिला वोटर, अब महिला वोटर की बात मैं बता रहा हूं कि जहानाबाद में इतने गुस्से के बाद भी महिलाओं ने निकल करके एनडीए को वोट किया, और ये जी, कह करके वोट किया है कि कम से कम शांति तो है, क्योंकि बिहार में जहानाबाद से ज्यादा दंश कौन झेला है। बिल्कुल नरसंहार, जहानाबाद को बिल्कुल। तो आप कवर करते रहे हैं, जी, वो जी, मन मस्तिष्क में वो बातें, जब वो ईवीएम का बटन दबाने गए थे तो वो महिलाओं के मन में वो बात थी कि गांव जी, का ठीक गांव है। कैसे बिहार चलिए, हो। जहानाबाद की बात हो गई। हम पाटलिपुत्र की बात करते हैं। देखिए, पाटलिपुत्र का महाभारत कैसा हुआ, रात में तो गोली ही चल रही। राम कृपाल यादव के काफिले पर गोली चली, क्या क्या नहीं नहीं हुआ। और पाटलिपुत्र का इतिहास भी ऐसा कि 40,000, 39,000। और देखिए, एग्जिट पोल कह रहे हैं यहां भी मतांतर है, कुछ कह रहे हैं राम कृपाल यादव जीत रहे हैं, अधिकांश कह रहे हैं मीसा भारती जीत रही है। लेकिन यहां भी देखिए, काराकाट का असर पड़ा, जहानाबाद का असर पड़ा, और यहां भी खेला हुआ है। मैं जिस बूथ पर था वहां तो मुझे आरजेडी का पोलिंग एजेंट ही नहीं मिला। मैं पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र का ही मतदाता हूं। तो चलिए जी, देखिए, तो पाटलिपुत्र की लड़ाई भी फंसी हुई है। और यहां भी रामकृपाल यादव को उम्मीद है, नीतीश कुमार हमारे साथ है ना। नहीं देखिए, यहाँ भी ईबीसी वोटर की संख्या अच्छी खास, ठीक है, यादव मतदाता सबसे अधिक है, जी, उन्होंने मत किया होगा, वो मीसा भारती को 60% किया होगा, 70% किया होगा। लेकिन अगर उस समाज के बाद जो स्वीकारिता है रामकृपाल यादव, जी, उसका मत उनको मिला है। और दूसरी हम्म, बात, जो नीतीश कुमार के वोटर है, हम्म, पाटलिपुत्रा में नीतीश कुमार जी के जो वोटर थे वो थे रामकृपाल जी के, बिल्कुल, चाहे वो मसौढ़ी का इलाका हो, हम्म, फुलबारी का इलाका हो, चाहे वो विक्रमपाली का इलाका हो, वो सारे दानापुर, और यहां तक कि मैं बता रहा हूं कि मनेर में भी जो नीतीश कुमार जी के वोटर हैं, उन्होंने रामकृपाल जी को वोट किया है, और जी, नीतीश कुमार जी का प्रभाव था। मैंने तो हम्म, पाटलिपुत्रा में मैं भी देखा कल कि कुछ हम्म। बूथ पर एक भी मतदाता नहीं थे, मतलब कोई कतार ही नहीं थी। दो नहीं, ये अढ़ाई बात बजे भी का देखिए, वक्त ये होगा। बात भी नोटिस करने की है संजय जी, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया। चुनावी इतिहास में पहली बार बिहार में रोड शो हुआ, और पटना के मतदाताओं में ही सबसे ज्यादा उदासीनता दिखी। चाहे दीघा हो, चाहे बांकीपुर हो, चाहे कुम्हरार हो, इन इलाकों में मतदाता कम निकले हैं और मतों का प्रतिशत भी कम रहा। अब मुझे आश्चर्य लगा कि जी, मतदान केंद्र पर मतदाता थे ही नहीं। जी, कतार तो छोड़ दीजिए कि छोटी कतार होगी कि बड़ी कतार होगी, लोग थे ही नहीं। पटना में रोड शो होता है, पटना साहिब की अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, आप जिनके पक्ष में भी मतदान कीजिए, जी, लेकिन मतदाता को लग रहा था कि हम किनके लिए मतदान करने जाएं। उन्होंने तो बिल्कुल, कभी नोटिस ही नहीं लिया, कभी हम्म, कुछ बात ही नहीं की। जबकि आप देखे होंगे कि आपके भी मोबाइल पर और मेरे भी मोबाइल पर 8 बजे से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बार बार आ रहा था कि आप घर से बिल्कुल, निकलिए, जी, आप मतदान कीजिए। अगर आपको जी, अपने बूथ का लोकेशन चाहिए, बूथ का केंद्र चाहिए, तो मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूं। बार जी। बार करने के बाद भी मतदाता घर से क्यों नहीं निकल पाए, ये उदासीनता मुझे नहीं समझ में आई कि आखिर इतने चलिए, तो देखिए, मतदाता उदासीन क्यों। पाटलिपुत्र की बात हो गई। देखिए, कटिहार में एग्जिट पोल कहता है कि तारिक अनवर जीत रहे हैं, दुलालचंद गोस्वामी हार रहे हैं। लेकिन देखिए, एनडीए वाले कह रहे हैं ये सच है कि तारिक अनवर चुनाव जीत रहे थे, लेकिन चुनाव के 2 दिन पहले से उन्होंने अपनी जेब इतनी टाइट कर ली कि वे हार भी सकते हैं, क्योंकि वहां भी। बिल्कुल। जी, तो इस बात की चर्चा भी है। तो हाँ, कटिहार को लेकर यह खबर भी है। वो उनके कंजूसी की चर्चा है तारिक जी, साहब की। जी, जी। अगर तो उनको देखिए, लग गया कि जी, भाई हम तो जीत ही रहे हैं तो खर्च क्या हम्म, करनी है, जी, लेकिन दुलालचंद गोस्वामी से चाहे जितनी भी नाराजगी हो, हम्म, इन्होंने खर्च किया हम्म। बूथ तक, नहीं, वहां अशोक चौधरी कार्यकर्ताओं बैठे तक। थे ना, अशोक चौधरी बैठे हुए थे। बिल्कुल, अशोक चौधरी जी, बैठे हुए थे और इन्होंने जी, कहा कि ठीक है, आपकी जितनी भी नाराजगी हो, पहले आप घूमिए, तो आप अपना खर्च तो ले लीजिए और जी, जाकर के मतदान केंद्र पर ठीक से व्यवस्था तो कराइए। तो हम्म, अगर तारिक साहब फंसेंगे
तो वो फंसेंगे इसी वजह से कि उन्होंने बिल्कुल जेब को खोला ही नहीं, जेब से पैसा निकाला ही नहीं। और दूसरी बात कि दुलालचंद गोस्वामी भी अगर ईबीसी मतदाता ने मन बना लिया तो ईबीसी मतदाता की वजह से ये अच्छी फाइट दे सकते हैं। वैसे तारिक साहब इसके बाद भी सेफ हमें दिख रहे हैं कि कटिहार में वो सेफ है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। अगर 10 सीटें घट रही है एनडीए की, उसमें 1 सीट कटिहार भी है जिसमें लग रहा है कि वहां पर जेडीयू परिणाम नहीं दे पाएगी, वहां पर कांग्रेस के हिस्से में परिणाम नहीं दे पाएगा। अब देखिए सीवान में हिना साहब का बहुत शोर रहा। विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा को बिल्कुल कमजोर और कहा जा रहा था, उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा की जो हिस्ट्री है कौन वोट देगा। लेकिन यहां भी नीतीश कुमार का ईबीसी फार्मूला काम कर गया। एग्जिट पोल अलग अलग है, कोई कह रहा है कि हिना साहब चुनाव जीत रही है, कोई कह रहा है विजय लक्ष्मी देवी कुशवाहा। देखिए वैशाली में एग्जिट पोल कह रहा है मुन्ना शुक्ला चुनाव जीत सकते हैं, कई एग्जिट पोल कह रहे हैं कि नहीं बीना देवी जीत रही है। तो देखिए बीना देवी के पति दिनेश प्रसाद सिंह, वहां राजपूत बनाम भूमियाल की लड़ाई हुई, फिर भी भरोसा है कि भाई ठीक है राजपूत भूमियाल झगड़ा करते रहे, कुशवाहा भी कुछ नाराज हो गए, मल्लाह भी नाराज हो गए, लेकिन ईबीसी 36% तो मेरे पास है। उजियारपुर में देखिए नित्यानंद राय के बारे में कहा जा रहा है लड़ाई में फंस गए। एग्जिट पोल कह रहा है नित्यानंद राय जीत रहे हैं, लेकिन लड़ाई तगड़ी थी, इसका एहसास सबको है। क्योंकि देखिए वहां नित्यानंद राय यादव, लेकिन यादव मतदाताओं ने कितना वोट किया, और सामने से आलोक मेहता, तो आलोक मेहता को यदि यादवों का भी ठीक ठाक मत मिला और कुशवाहा का भी मत मिला तो लड़ाई और ज्यादा तगड़ी हो गई। लेकिन फिर वही बात, नीतीश कुमार के अति पिछड़ी जातियों के मत तो हैं, तो ये 3 लोकसभा क्षेत्र भी यह बता रहे हैं कि देखिए नतीजे जो हैं कई और कारणों से प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, वही तीनों लोकसभा में फिर आपको मैं बता रहा हूं कि महिला मतदाता और ईबीसी 36%, वो वोटर नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट हैं, वो नीतीश कुमार पर आज भी भरोसा करते हैं और नीतीश कुमार के पक्ष में। इसी वजह से तो सैंपल साइज में आमने सामने जातियां लड़ते हुए दिखती है कि भूमिहार वोट इतना, राजपूत वोट इतना, कुशवाहा वोट इतना, मुसलमान वोट इतना, यादव वोट इतना, कुशवाहा वोट इतना, वो दिखता है कि ये तो आमने सामने जाति लड़ती है। वो एकदम बिल्कुल जो कहते हैं ना कि सोशल कैलकुलेटर लेकर के तुरंत परिणाम लोग निकाल देते हैं। लेकिन आप ईबीसी के लिए तो आपके पास कोई कैलकुलेटर है नहीं। वो जो 36% है, जो अकेले 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख की संख्या उनकी हो जाती है, वो 6 लाख को बिल्कुल किनारे कर देते हैं और वो गांव में रहते हैं, वो बूथों तक पहुंचते हैं, वो मतदान करते हैं। महिलाएं 10-10%, 15% पुरुष से अधिक जा के मतदान कर रही हैं। वही मतदाता जो हैं वहां के चुनाव और परिणाम दोनों को प्रभावित करेंगे। अब तो परिणाम की बात होगी, चुनाव तो संपन्न हो गया, तो अगर परिणाम में परसों हम लोग बात करेंगे तो उस परिणाम में हमको लगता है कि वो जो ईबीसी मतदाता, तो वो ईबीसी और वो महिला किनके मतदाता है, वो तो नीतीश कुमार के मतदाता माने जाएंगे, अभी तक तो वही माने जाएंगे। मोदी मैजिक का जितना प्रभाव हो, जितना भी इस तरह की बात हो कि वेलफेयर स्कीम्स जो है उनको छुआ है, वहां तक पहुंचा है, उनके मन मस्तिष्क पर प्रभाव है, लेकिन नीतीश कुमार जी जो आपने शुरू में कहा, बड़ी अच्छी बात कही, शायद नीतीश कुमार को अगर एनडीए अपने पाले में नहीं लाती तो लड़ाई कुछ और हो जाती बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार के मतदाता जो साइलेंट होकर के भी, चुप रह करके भी अगर उन्होंने एनडीए को वोट किया है, ये प्रभावित कहीं और कर रहा है। और इसी वजह से एग्जिट पोल जो है उसके परिणाम कुछ और दिख रहे हैं। अब एग्जिट पोल में तो हम लोग परसों बात ही कर लेंगे कि ये था तो लड़ाई ऐसी, परिणाम कुछ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा होने के पीछे वही वोटर। अब संवाद को यही खत्म करते हैं और देखिए अंतिम निष्कर्ष ये है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और यदि नतीजे ऐसे ही आते हैं तो लालू यादव ने जरूर माइक को माइक बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार को अपने पाले में कर बिहार की बाजी जीत ली थी। अंतिम निष्कर्ष यही है। तो चलिए हम चर्चा करते रहेंगे, अभी चुनाव के नतीजे भी आएंगे। संजय कुमार जी जो बिहार के सबसे बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।